हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक लेके पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, पजेशन, कब्जा। तो आप पजेशन का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के राइट के रूप में पजेशन का जूरिस्प्रूडेंस में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है और पजेशन को एक लीगल राइट के रूप में रिकग्नाइज्ड किया गया है। इसका मतलब कब्जा क्या है, एक विधिक अधिकार के रूप में से मान्यता दी गई है। अगर पजेशन देखा जाए, पजेशन क्या है तो पजेशन का मतलब फिजिकल थिंग्स, भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं क्या है करते हैं हम? यूज एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। हम फिजिकल चीज़ों का यूज़ और कंज्यूम करते हैं, भौतिक चीज़ों का हम उपयोग और उपभोग करते हैं और उनके बिना हमारी लाइफ हम नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। इनके बिना हम नहीं जी सकते। और तीनों चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं? एम्प्लॉयमेंट से। जब तक हम काम नहीं करते हमें फूड नहीं मिल सकता, क्लॉथ नहीं मिलता, शेल्टर नहीं मिलता। तो पूरे लाइफ में हम क्या करते रहते हैं? कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल मीन्स पजेशन। इसका मतलब किसी वस्तु पर भौतिक कब्जे को ही क्या कहा गया है? भौतिक चीज़ों पर नियंत्रण को ही क्या कहा गया है? कब्जा कहा गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है तो मेरा इस मार्कर पे क्या है? फिजिकल कंट्रोल है। तो मतलब माना जाएगा कि पजेशन किसका है? मेरा पजेशन है। तो सामन ने एक डेफिनेशन दी है, पजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज एसेंशियल टू लाइफ, इट इज़ द मोस्ट बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग। इसका मतलब क्या है? मनुष्य जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर कब्जा होना परम आवश्यक है। तो कब्जा किसके रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है? मैन एंड थिंग, व्यक्ति और वस्तुओं के संबंधों को एक्सप्रेस कर रहा है। पर्सन और ये थिंग, इन चीज़ों को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या कहला रहा है? पजेशन कहला रहा है। एक फार्मूला भी बना सकते हैं, पर्सन प्लस थिंग इज कॉल्ड ए पजेशन। दूसरा सामान्य डेफिनेशन कौन सी दी है? पजेशन इज ए कॉन्टिन्यूइंग डी फैक्टो रिलेशन बिटवीन ए पर्सन एंड ए थिंग। बिल्कुल फिर वही बात, किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध रहता है उसे ही पजेशन कहते हैं। इसका मतलब पजेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है और मेरा अभी पजेशन कैसा है? रियल है। इसी को क्या माना जा रहा है? पजेशन की कैटेगरी में माना जा रहा है। एक और बात, पजेशन इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप या पजेशन इज ए 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। ये क्या, इन चीज़ों का मतलब क्या है? पहली बार जिसके हम कब्जे में चीज़ों को देखते हैं हम उसे ओनर मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्कर मेरे हाथ में है तो आप ये मानेंगे कि जो मार्कर है वो मैम का है। तो जो पजेशन में जिसके जो चीज़ें होती हैं हम उसी को ओनर मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पजेशन का होना ज़रूरी है। पजेशन क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस है ओनरशिप के होने का। दूसरी चीज़ मैंने वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट न्यूलस। रेस्ट न्यूलस का मतलब होता है विदाउट ओनर। कोई चीज़ हमें बिना स्वामी के मिल जाए, हम अगर उसको पा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वह उस वस्तु का वास्तविक तथा एकमात्र स्वामी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाता है और वहाँ पर कोई और व्यक्ति क्लेम करने वाला नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? सोल ओनर माना जाएगा। वो व्यक्ति क्या होगा? उस चीज़ का सोल ओनर होगा। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ पजेश्री रेमेडी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति को क्या किया जाए कि हमारे पजेशन से हमको हटा दिया जाए, अगर किसी पर्सन को किसी पजेशन से हटा दिया जाता है तो वो एक रेमेडी की डिमांड करता है। जो रेमेडी से दी जाती है उस रेमेडी को क्या कहते हैं? पजेश्री रेमेडी कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, शॉर्ट नोट में भी आता है कि पजेश्री रेमेडी क्या है। अगर किसी पर्सन को उसके पजेशन से हटा दिया जाए तो वो जिस रेमेडी की डिमांड करता है उसे पजेश्री रेमेडी कहा जाता है। अब यहाँ पर पजेशन कितने तरीके के हैं वो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। पजेशन 2 तरीके के हैं, पजेशन इन फैक्ट और पजेशन इन लॉ। पजेशन इन फैक्ट, पजेशन इन लॉ। पजेशन इन फैक्ट को क्या कहा गया? तत्व का कब्जा। तो यहाँ पर पजेशन इन फैक्ट कैसे होता है? पर्सन प्लस फैक्ट प्लस रिलेशन इज कॉल्ड ए पजेशन इन फैक्ट। इसका मतलब व्यक्ति का तथ्य के साथ जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? पजेशन इन फैक्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने केस लिखा हुआ है। केस का मतलब होता है पिंजरा। जब कोई तोता पिंजरे में बंद होता है तो उस पर हमारा फिजिकल पजेशन होता है। जैसे ही वो तोता केस से निकलकर उड़ जाता है, हम तोता वापस नहीं आता, उस पर हमारा फिजिकल पजेशन समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब फिजिकल पजेशन तब तक रहता है जब तक चीज़ें हमारे कब्जे में रहती हैं।
दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ह्यूमन बीइंग का जिन पर कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। जिन चीज़ों पर हम फिजिकल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो पजेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया हुआ है स्टार, स्काई, मून, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, हवा, पानी। इन जिन चीज़ों पर हमारा फिजिकल कंट्रोल नहीं है उन पर हमारा कोई पजेशन नहीं हो सकता, वो पजेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं होंगी। इंटेंशन, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन पर हम नहीं भी चाहते, जिन पे हमारा आशय नहीं होता, फिर भी हमारा पजेशन उन पे बना रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, आँख, नाक, कान, मुंह, हम नहीं भी चाहते तब भी हमारा पजेशन बना हुआ है। अब पजेशन इन लॉ, विधिक कब्जा, तो यहाँ पर लीगल राइट्स ऑफ पजेसरी, कब्जेधारी को हम कुछ विधिक अधिकार देते हैं। मान लीजिए मेरा उस लैंड पर कब्जा है तो मुझे लीगल राइट्स हैं। क्या? अगर कोई मेरे राइट्स में इंटरफेयर करे, मुझे कब्जे से हटाने की कोशिश करे, तो मैं उसके खिलाफ सूट फाइल करूंगी और मुझे या तो जो व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है उसे या तो पनिशमेंट मिलेगी या मुझे कंपनसेशन दिलाया जाएगा। इसका मतलब पजेसरी को लीगल राइट मिलेंगे और जो व्यक्ति इंटरफेयर करेगा मेरे पजेशन में उसको पनिशमेंट और कंपनसेशन दोनों में से कोई एक प्रोविज़न में से एक पनिशमेंट मिल सकती है या दोनों भी एक साथ दिया जा सकता है, जैसा कि न्यायालय डिसाइड करे। अब मैं आपको केस बताने जा रही हूँ, मैरी वर्सेस ग्रीन। इस केस को, इंपॉर्टेंट केस है इंग्लैंड का। देखिए टाइमिंग, जिस समय ये केसेस हुए उस समय जो हमें साबित होता है परिस्थितियों के अनुसार उसी तरीके के डिसीजन है। वर्तमान में हो सकता है कि आपको ये निर्णय सही ना लगे, लेकिन पजेशन इन फैक्ट और पजेशन इन लॉ को मिलाकर ही डिसीजन दिए गए हैं। तो ये जजेस की अपनी व्यक्तिगत राय है कि यहाँ पर इस केस में ये डिसीजन होगा। मैरी वर्सेस ग्रीन का केस आपको बताने जा रहे हैं। एक कारपेंटर ने एक टेबल खरीदी और उस टेबल में एक सीक्रेट ड्रॉर थी और जब उसने ड्रॉर को घर पे जाकर देखा, तोड़ा, तो वहाँ पर उस ड्रॉर में उसको क्या मिला? उस ड्रॉर में उसको दिखाई पड़ा कि उसमें कुछ मनी थी। तो उसने उस ड्रॉर को तोड़ दिया। तो कहा गया कि वो चोरी के अपराध का दोषी है। इंग्लैंड में थेफ्ट को उस समय क्या कहा जा रहा था? लार्सेनी। वास्तव में उसने ये ड्रॉर कहाँ से खरीदी थी? ऑक्शन में खरीदी थी, नीलामी में खरीदी थी। तो जिस सेलर ने उसको बेचा था आज भी उसका पजेशन बना हुआ है। क्यों? जो चीज़ हम खरीदते हैं केवल उस पर हमारा पजेशन है, उसके अंदर की चीज़ों पर हमारा पजेशन नहीं है। उनका पजेशन उस ही पे बना हुआ है जिस सेलर ने इसको बेचा था। तो उसे क्या माना गया? चोरी के अपराध का दोषी माना गया। दूसरा केस आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, एल्विस वर्सेस ब्रिक गैस कंपनी। प्लेंटिफ ने अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को लीज पर दे रखा था। किसको? ब्रिक गैस कंपनी को। और वहाँ पर कंपनी क्या करना चाह रही थी? एक गैस की फैक्ट्री को प्लांटेशन लगाना चाह रही थी जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब वहाँ पर खुदाई चल रही थी तो वहाँ पर खुदाई में ज़मीन के नीचे, लैंड के नीचे सरफेस में एक हिस्टोरिकल बोट मिली। कंपनी ने, ब्रिक गैस कंपनी ने कहा कि ये मेरी है, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ना करते तो ये हिस्टोरिकल बोट कभी भी नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि लीगल पोजीशन ज़मीन पर किसका है? प्लेंटिफ का है, और जिसका पजेशन लीगल लैंड पर पजेशन है उसी का ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों पर पजेशन होगा, भले ही इसको इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बोर्ड पर का पजेशन किसको माना गया? प्लेंटिफ को माना गया। तीसरा केस है रेक्स वर्सेस रिले का। इसको डियर केस के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति अपनी शीप्स को लेकर जा रहा था, कुछ शीप्स और मिल गई आकर और उसने सारी शीप्स को एक साथ बेच दिया। तो माना गया जो शीप्स उसकी नहीं थी उन्हें उसने बेच दिया, तो वो चोरी के अपराध का दोषी है। क्योंकि हम जब चीज़ों को ले जाते हैं, एनिमल्स को भी हम पहचानते हैं, तो उसको पता था कि किसी दूसरे की शीप्स आकर मिल गई है और उसने बेच दिया, तो उसे चोरी के अपराध का दोषी माना गया। अब आपको ये हम कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यहाँ पर रोमन लॉ क्या कह रहा है पजेशन इन फैक्ट के बारे में और पजेशन इन लॉ के बारे में। तो रोमन लॉ कहता है पजेशन इन फैक्ट को क्या कहा जाएगा? पजेशियो नेचुरलिस। मैंने लिखा भी हुआ है, रोमन लॉ पजेशन इन फैक्ट को क्या कह रहा है? पजेशियो नेचुरलिस। और पजेशन इन लॉ को क्या कहता है? पजेशियो सिविलिस। पजेशियो सिविलिस। दो तरीके के नाम रोमन लॉ में दिए गए हैं। जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो रोमन लॉ में दिए गए हैं। रोमन लॉ में एक वर्ड और भी बताया गया है, पजेशन इन लॉ। पजेशन इन लॉ को क्या माना जाएगा? राइट प्रोटेक्ट बाय लॉ। जो हमारे
लॉ के द्वारा राइट्स दिए गए हैं। पोजेशन इन लॉ में उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये हमारा एक अधिकार है जिसको विधि के द्वारा किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप बहुत आसानी से देखिए कि इस टॉपिक में दो बातें निकल कर आ रही हैं, पोजेशन इन फैक्ट, पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन फैक्ट का मतलब होता है तत्व का कब्जा, और पोजेशन इन फैक्ट का मतलब होता है पजेसरी को कुछ लीगल राइट्स दिए जाते हैं। अगर उसके लीगल राइट्स में इंटरफेरेंस होता है तभी उसको रेमेडीज मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उसके लीगल राइट्स में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसे कंपनसेशन भी मिल सकती है। जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक आपको क्या था वो बता दूं। पोजेशन का मतलब था, पोजेशन की डेफिनेशन पढ़ाई गई है और पोजेशन के टाइप्स को पढ़ाया गया और उसी में केस लॉज बताए गए हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है पोजेशन पे। आप क्या करेंगे कि अभी इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पोजेशन पे आएंगे, आप उसको देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।